हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। तो हम अपनी सीरीज को फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं और ये हमारा अगला पार्ट होने वाला है जिसमें हम नेटवर्क थ्योरी के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना है अक्रॉस वी एक्स बाय इन द फॉलोइंग नेटवर्क। यानी कि एक्स से लेकर हमें y तक चलना है और जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों लूप में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ऑलरेडी हमें गिवन है। करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है ना, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। कुछ इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। और यदि हम करंट की वैल्यू की बात करें तो इस वाले लूप में I इक्वल टू हम निकाल लेंगे V, यानी कि 2 वोल्ट हो गया यहाँ पे, और 2/5। तो I का वैल्यू कितना आ गया, 0.4 एम्पियर। और इसके केस में अगर बात करें तो जो करंट आएगी I इक्वल टू 4/5 और 3 8 हो जाएगा। तो इस केस में कितना आ गया, 0.5 एम्पियर, है ना। तो 0.5 एम्पियर इस लूप में फ्लो कर रही है और 0.4 एम्पियर इसमें फ्लो कर रही है। अब हम करना क्या है, हम एक्स से लेके बाय तक मूव करेंगे, है ना। एक्स से लेकर बाय के लिए मूव करेंगे। अब हम तो हम लिख लेते हैं वी एक्स बाय इक्वल टू, हम इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। यानी कि इस लूप में जो डायरेक्शन हमारे मूवमेंट की है वो करंट की एक्चुअल डायरेक्शन के अपोजिट है। तो इसीलिए जो 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो निगेटिव होगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसको, -3 इंटू 0.4, है ना। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ से जब हम फर्दर मूव करे आगे तो हमें माइनस का साइन मिला, यानी कि हम पहले वाला साइन हमेशा पहले ले रहे हैं। तो -5 वोल्ट ये आ गया। इसके बाद हम डी पॉइंट पर आ गए। डी पॉइंट से हम 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे जो कि करंट की ही सेम डायरेक्शन में है। करंट भी इसी डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में हमारा ही मूवमेंट है ना। वी एक्स बाय का ही मूवमेंट है। तो इस केस में क्या होगा, +3 इंटू 0.5। इस केस में हम देखेंगे माइनस का 1.2 आ गया यहाँ पे, माइनस का 5 आ गया और प्लस का 1.5 आ गया यहाँ पे हमारा, ठीक है ना। तो इसमें से इसको घटा देंगे 1.5 में से, तो कितना बचेगा, 0.3 बचेगा। तो 0.3 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस का 4.7 वोल्ट। कितना आ गया वी एक्स बाय का वैल्यू, माइनस का 4.7 वोल्ट। तो ऑप्शन बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है रेजिस्टेंस आर की, प्रतिरोध आर की वैल्यू चाहिए है, जो कि सर्किट में हमें कुछ यहां पर गिवन है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस सोर्स को, करंट सोर्स को हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 8 और 6 का गुणा हो जाएगा तो 48 यहाँ पे, 48 यहाँ पे आ जाएगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देंगे 8 ओम की उसी जगह पर, है ना। इसके बाद जो आर का वैल्यू था, जो आर रेजिस्टेंस था वो एजिटेज जुड़ जाएगा यहाँ पे सीरीज में, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर इन दोनों को भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को कंसीडर करें तो इसका कितना आ जाएगा आर इक्विवेलेंट। तो इसकी वैल्यू आ रही है 12 चौको 48 और 12 4 16, तो 16 थी 48, तो 3 ओम रेजिस्टेंस हमें इसका मिल गया। और इस तरीके से हमने जो है कंप्लीट नेटवर्क को सॉल्व कर लिया। इसके बाद प्लस माइनस ये 15 वोल्ट इसके अक्रॉस ऑलरेडी गिवन है। अब हम इसमें करंट कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो माइनस का 48 प्लस 8i, मान लेते हैं इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है उसकी वैल्यू i है, प्लस 8i हो गया, प्लस 15 हो जाएगा यहाँ पे, हम वोल्टेज को ले लेंगे यहाँ पे, और प्लस 3i इक्वल टू 0, है ना। अब क्या करेंगे, 8 और 3 11 हो गया, तो 11i इक्वल टू, ये 48 है, ये 15 है, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 33 बचेगा। और 33 को हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस का 33 आ गया। तो आई का वैल्यू कितना आ गया, 33/11 दैट इज इक्वल टू आई इक्वल टू कितना हो गया, 3 एम्पियर। 3 एम्पियर आ गया आई का वैल्यू, ठीक है ना।
अब हम देखेंगे आई हमारे पास है, आई का वैल्यू कितना है 3 एम्पियर है जो रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रही है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है 15 वोल्ट है। तो आर हम इजिली कैलकुलेट कर लेंगे, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपॉन आई, दैट इज इक्वल टू 15/3, दैट इज इक्वल टू 5 ओम। कितना आ गया आंसर? आंसर विल बी 5 ओम। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें करंट कैलकुलेट करना है आई, और आई हमारा यहाँ पे ये दिख रहा है, ये आई है, तो यानी कि हमें टोटल करंट कैलकुलेट करनी है ना। यदि हम इन 4 और 2 ओम के रजिस्टर को देखें तो ये दोनों रजिस्टर सीरीज में हैं, तो 4 और 2 को जब हम जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा, और ये जो 6 ओम है ये 3 के साथ पैरेलल में हो जाएगा, 3 ओम के साथ पैरेलल में हो जाएगा इस वाले के साथ, है ना। और जो कंप्लीट है वो प्लस 2 ओम के साथ ऐड हो जाएगा। तो यहां तक आ गए हम, है ना। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम इस पॉइंट तक आ गए हैं, यहां तक आ गए हैं हम, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 प्लस 2 बचेगा, इसका 2 आंसर आएगा और इसका भी 2 आ जाएगा, और 2 और 2 मिलके क्या हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। यानी कि यहां तक का जो रेजिस्टेंस है वो हमें कितना मिल गया, वो हमें 4 ओम मिल गया। ठीक है, तो ये 4 ओम इस वाले 4 ओम के साथ पैरेलल में होगा, यानी कि 4 और 4 का पैरेलल कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। तो फाइनली जो 3 के साथ इस तरीके सर्किट बनेगा 10 वोल्ट, ये हो जाएगा 3 ओम, और ये हो जाएगा कितना 4 और 4 का पैरेलल जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। और हमें आई कैलकुलेट करना है, अब तो सर्किट सिंप्लीफाई हो गया। तो आई बराबर में कितना हो जाएगा 10 अपॉन 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो आई का वैल्यू कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया, आई का वैल्यू कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आई, यानी कि आई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है दिए हुए सर्किट में। तो इस केस में जो आई है वो आई फर्दर यहाँ पे हमें दिख रहा है, आई की डायरेक्शन इस तरीके से क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हमें टोटल करंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 6 ओम और 12 ओम ये पैरेलल में है, और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा 6 और 12 का 12 छिंग 72 और 12 और 6 18, 18 चौको 72, यानी कि 4 ओम आ गया सीधा। कितना आ गया 4 ओम आ गया। और 2 ओम कैसा है सीरीज में है इसके साथ, है ना। 2 ओम क्या है सीरीज में है, तो आई बराबर में कितना आ जाएगा 12 अपॉन 2 प्लस 4, यानी कि कितना हो गया 12 अपॉन 6, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। आई का वैल्यू कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, एक सर्किट गिवन है और इस सर्किट को रिड्यूस करना है हमें सिंगल रेजिस्टेंस सर्किट में। तो इस केस में जो वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की सिंगल रेजिस्टेंस के केस में वो कितनी होगी, यानी कि इसको हमें सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इस सर्किट को देखें तो इसमें जो 2 ओम है 1 ओम है ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, और 4 ओम और 3 ओम को देखें तो ये दोनों पैरेलल में है, लेकिन ये दोनों कॉम्बिनेशन आपस में सीरीज में होंगे। तो इस केस में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू 3 अपॉन 4 प्लस 3, है ना। तो 2 अपॉन 3 हो जाएगा, यहाँ पे 12 अपॉन 7 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 21 आएगा, है ना। तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, 7 इक्कीस 7 दूनी 14 प्लस 7 तिया 21 12 तिया 36 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। 36 और 14 50 हो जाएगा यहाँ पे, और बटे 21 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, जो हम आर इक्विवेलेंट यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, आर इक्विवेलेंट हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.38 ओम। क्या आ जाएगा फाइनल वैल्यू 2.38 ओम। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें ये बताना है कि निम्न में से कौन सा एक एक्टिव कंपोनेंट है, ठीक है ना। एक एक्टिव कंपोनेंट है, सक्रिय घटक है। तो अगर हम बात करें तो ट्रांजिस्टर इसमें एक एक्टिव एलिमेंट माना जाता है, क्योंकि जो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है उसके कारण इसके पास जो वोल्टेज होता है वो डेवलप हो जाता है ना। तो ट्रांजिस्टर एक एक्टिव कंपोनेंट में आता है। अगर वहीं पैसिव कंपोनेंट की बात करें तो आर यानी रजिस्टर, एल यानी इंडक्टर और सी यानी कैपेसिटर पैसिव कंपोनेंट में आते हैं। एक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं या तो पावर को जो जनरेट कर पाते हैं या फिर उसको एम्पलीफाई कर पाते हैं, लेकिन पैसिव के केस में ये हमेशा पावर को कंज्यूम करते हैं, तो उस केस में वो पैसिव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है,
एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 6 ओम है, इसको मोड़ दिया गया है एक सर्कल बनाने के लिए। तो इसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में और किसी भी डायामीटर के लिए। तो इस तरीके से समझिए, ये एक डायामीटर है, एक सर्कल हो गया, इसका डायामीटर कुछ ये रहा, डायामीटर कुछ ये रहा, है ना। डायामीटर डबल टू रेडियस होता है, वही डायामीटर है हमारा। अगर हम इसको देखें तो टोटल 6 ओम का है पूरा सर्कल, लेकिन हम इसको डिवाइड कर रहे हैं दो भागों में, तो उस केस में 3 ओम यहां बचेगा, जस्ट वेट, हाँ 3 ओम यहां बचेगा और 3 ओम यहां बचेगा, ठीक है। और ये दोनों आपस में कैसे होंगे, पैरेलली कनेक्टेड होंगे, है ना। तो 3 और 3 का हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 ओम आ जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस तो इसमें हीट उत्पन्न होती है, तो हीट उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका कारण क्या है, कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका आपस में टकराना, किसके साथ, जो रजिस्टर के मॉलिक्यूल हैं या फिर जो एटम्स हैं उनके साथ टकराना। यानी कि जब हम किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल को अप्लाई करेंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कोलाइड करेंगे किससे, एटम से, रजिस्टर के एटम से, जिससे इनकी गति धीमी हो जाती है और करंट का जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। क्योंकि करंट होता क्या है, dq अपॉन dt, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब अपन चार्ज को ही अपन ने कोलिजन के थ्रू कंट्रोल कर लिया है, यानी कि करंट भी हमारा कम हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रेजिस्टेंस इज -4, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑलवेज हमेशा याद रखो, अगर मेटल है तो मेटल के केस में जो पीटीसी होगा ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। लेकिन यदि सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, मेटल को हम कंडक्टर भी लिख सकते हैं, है ना। कंडक्टर या मेटल के केस में पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा और सेमीकंडक्टर के केस में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। तो सेमीकंडक्टर में मेनली कार्बन पूछा जाता है हमसे, सिलिकॉन पूछा जाता है और जर्मेनियम पूछा जाता है, जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक जनरेटर है जो कि डेवलप कर रहा है 200 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है। यानी कि एक जनरेटर है जो कि 200 वोल्ट डेवलप कर रहा है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है, और हमें पावर बतानी है कि कितनी पावर डिलीवर कर रहा है 100 ओम के लोड के लिए। यानी कि 100 ओम का ही हमने लोड लगा रखा है, 100 ओम का ही हमने लोड लगा रखा है। तो इसमें जो करंट की वैल्यू आएगी, जो आई का वैल्यू होगा, आई दैट इज इक्वल टू 200 अपॉन 100 और 100 को जोड़ देंगे तो 200 ये हो जाएगा। तो इस केस में जो करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर आ गई है ना। तो पावर अक्रॉस लोड दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर एल। तो आई का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर इंटू आर एल का वैल्यू 100 है। तो कितना आ गया लोड के अक्रॉस पावर, 100 वॉट, 100 वॉट कितना आ गया, 100 वॉट। तो पावर अक्रॉस द लोड दैट इज 100 वॉट, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये जो सिंबल हमने जो रिप्रेजेंट किया है फोटो में, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट में, कैपेसिटर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, रजिस्टर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रांसफार्मर का नोटेशन कुछ इस तरीके से होता है, ये है ना। नेक्स्ट मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1 मेगावाट कितने वॉट के बराबर है। तो मेगा का मतलब ही क्या होता है, मेगा का मतलब ही क्या होता है, मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 6। 1 मेगावाट इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वॉट, है ना। वॉट का वॉट हो गया, मेगा की जगह 10 टू द पावर 6 हो गया, है ना, और कुछ नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी 10 टू द पावर 6। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल है। तो अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं,
जिसकी वैल्यू फाई अपॉन ए होती है, यानी कि वेबर पर एम्पियर, सॉरी वेबर पर मीटर स्क्वायर है ना, ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर होगा, और इसी को हम टेस्ला भी कहते हैं, है ना। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसकी यूनिट है ना। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है टेस्ला का, तो उसको हमेशा याद रखना, टेस्ला भी इसकी यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, हमें एक तरफ पैरामीटर्स गिवन है, दूसरी साइड हमें एसआई यूनिट्स गिवन है, तो इन दोनों को मैच करना है, करेक्टली मैच करना है। तो यदि हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होगी, तो इसके लिए सेकंड हो जाएगा। कैपेसिटेंस की बात करें तो इसके लिए फेराड होगी इसकी यूनिट, तो इसके लिए 4 हो जाएगा। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की यूनिट जूल होगी, इसके लिए फर्स्ट हो जाएगा। इंडक्टेंस की बात करें तो इसके लिए हेनरी हो जाएगा, यानी कि थर्ड हो जाएगा। यानी कि सेकंड, फोर्थ, 1 और 3, सेकंड, फोर्थ, 1 और 3, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक लाइट बल्ब है जिसकी रेटिंग 100 वॉट और 230 वोल्ट है ना, तो इसका पीक वोल्टेज क्या होगा। तो देखो हमेशा कोई भी वोल्टेज गिवन है तो बाय डिफॉल्ट वो कितना होता है, वो आरएमएस वोल्टेज मानते हैं उसको, है ना। क्या मानते हैं, आरएमएस वोल्टेज मानते हैं। तो आरएमएस वोल्टेज कितना गिवन है हमें, 230 वोल्ट है, और हमें इसका वीएम निकालना है, यानी कि पीक वोल्टेज निकालना है। पीक वोल्टेज कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आरएमएस वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, पीक वोल्टेज अपॉन √2। तो यहाँ से हम जब पीक वोल्टेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 इंटू VRMS, है ना। तो √2 मल्टीप्लाई विथ 230 वोल्ट, तो जब इसको गुणा करेंगे हम इससे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी VM की वो कितनी आएगी, 325 के अप्रोक्स इसकी वैल्यू आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक वॉट आवर में कितने जूल होते हैं, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, है ना। एक वॉट आवर में कितने जूल होते हैं। तो जो जूल की जो बेसिक यूनिट होती है, एक जूल बराबर में कितना होता है, 1 वॉट सेकेंड। क्या होता है, 1 वॉट सेकेंड, है ना। अब यदि हम चाहते हैं, जैसे कि हम 1 वॉट आवर को केवल जूल में ले जाना चाहते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं वॉट सेकेंड की, हम बात किसकी कर रहे हैं, वॉट सेकेंड की। तो यदि हम चाहते हैं कि 1 वॉट आवर जूल में जाए, तो हमें वॉट सेकेंड में ले जाना पड़ेगा। तो आवर को सेकेंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा मिनट में, फिर दूसरी बार हम 60 से मल्टीप्लाई फिर करेंगे तो ये सेकंड्स में चला जाएगा। जैसे ही ये सेकंड्स में चला जाएगा तो ये जूल हो जाएगा। जूल का मतलब होता क्या है, वॉट इनटू सेकंड, यही जूल है हमारा। तो हमने क्या किया, वॉट तो ऑलरेडी गिवन था, आवर को हमने क्या कर दिया, हमने आवर को सेकंड में चेंज कर दिया बाई मल्टीप्लाइंग 62 टाइम, है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3600 जूल। 3600 जूल देते हैं, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी डज ए 100 वॉट बल्ब कंज्यूम इन 1 डे। यानी कि कोई भी अगर 100 वॉट का बल्ब है तो एक दिन में कितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, वॉट आवर में पूछा गया है हमसे। तो देखो एनर्जी बराबर में क्या होगा, पावर इंटू टाइम होगा। तो पावर हमें गिवन कितनी है, 100 वॉट है, और अगर टाइम की बात करो, टाइम 24 आवर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। तो कितना हो गया, 2400 वाट आवर हो गया यहाँ पे, है ना, 2400 वॉट आवर। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जो गिवन सिंबल है, जो सर्कल में एरो बंद है, तो इसका क्या मतलब है ना, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि डायमंड शेप अगर बना हुआ हो और उसमें कुछ मार्क वगैरह किया हो, आगे बाहर प्लस माइनस जो भी है अंदर, और यहाँ पे कुछ अल्फा बीटा या कुछ भी ऐसे गिवन हो, डिपेंडेंट सोर्स को इंडिकेट करेगा उस केस में ये, ठीक है ना। लेकिन यदि सर्कल कभी भी हमें गिवन है तो हमेशा ये इंडिपेंडेंट सोर्स को ही डिनोट करेगा, है ना। नेक्स्ट, ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर। ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड नहीं है, किसके लिए मान्य नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनर डायोड वर्किंग इन जेनर रीजन। अगर जेनर डायोड की बात करें तो इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके की होती है, इस तरीके की और इस तरीके की। तो यहाँ पे जो बैकवर्ड या रिवर्स वाइज कंडीशन में जेनर मोड में काम करता है या जेनर रीजन में काम करता है ना। तो ये नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है। और जबकि अगर ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ के केस में ओम्स लॉ हमेशा लीनियर रीजन को फॉलो करता है
है ना। तो इस केस में इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है आर की यदि करंट फ्लोइंग थ्रू इट माइनस का 1.6 मिली एम्पियर एंड वोल्टेज अक्रॉस इट माइनस के 6.3 वोल्ट। तो जो आर का वैल्यू होता है दैट इज वी अपॉन आई। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का 6.3 वोल्ट हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.6 मिली एम्पियर माइनस का। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाना है, और जब अपन क्या करेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो सिंपली हम 63 डिवाइडेड बाई करेंगे 16 को, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3.937 3.9375 ऐसा कुछ आएगा इसका आंसर। और ये मिली एम्पियर में है नीचे, तो ये किलो ओम में आएगा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.94 किलो ओम। तो आर का वैल्यू कितना आ गया 3.94 किलो ओम, दैट इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी किलो कैलोरीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 860 किलो कैलोरी, है ना। यदि हम बात करें एक कैलोरी की, एक कैलोरी की अगर हम बात करें तो इसका वैल्यू होता है 4.184 जूल, ऐसे करके इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें 1 किलो कैलोरी चाहिए है। कितना चाहिए 1 किलो कैलोरी। तो हम दोनों साइड यदि 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 किलो कैलोरी हो जाएगा। 1 किलो कैलोरी मान लिए 1000 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दिया, है ना, सॉरी डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जस्ट वेट। ये हो गया यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि ये किलो कैलोरी हो जाए, तो हमें 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, है ना। और यहाँ पे चाहिए हमें कितना किलोवाट आवर, तो 1000 से हम यहाँ भी मल्टीप्लाई सॉरी गुणा करें, भाग करेंगे, सॉरी 1000 ये हो गया इंटू 3600 भी हो गया यहाँ पे। तो ये जो जूल था, ये जूल ना रह के क्या हो गया, ये हो गया किलोवाट आवर। पहले ये वॉट सेकंड था यानी जूल था, फिर ये किलोवाट आवर हो गया। यहां से ये टर्म कैंसिल हो गया। अब हमें करना क्या है, 3600 अपॉन 4.184। अब ये कैलोरी नहीं रहेगा, अब ये किलो कैलोरी में चला गया, किलो कैलोरी में चला गया, और इस साइड क्या बचा 1 किलोवाट आवर, है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे, 3600 को हम डिवाइड करेंगे किससे 4.184, इससे डिवाइड करेंगे हम, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 किलोवाट आवर दैट इज इक्वल टू 860.42। तो इसका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी हो गया सही आंसर, है ना, 860 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन हो गया, एन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड विथ ए प्लस 4 वोल्ट डीसी एंड इट टेक इनपुट करंट माइनस का 5 एम्पियर। किसी सर्किट में जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो प्लस का 4 वोल्ट डीसी से दे रहे हैं, और इसकी जो इनपुट करंट है वो कितनी है माइनस के 5 एम्पियर है। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है पावर की रिगार्डिंग, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो पावर बराबर में क्या होगा V इंटू आई। यदि हम V की बात करें तो इसकी वैल्यू है 4 वोल्ट, इंटू आई की बात करें तो इसकी वैल्यू माइनस का 5 एम्पियर। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 20 वॉट। तो पावर की वैल्यू माइनस का 20 वाट आ चुका है। तो यदि इसको देखें हम, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस के साइन के साथ पावर का वैल्यू, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इट जनरेट 20 वोल्ट ऑफ पावर, 20 वॉट ऑफ पावर, यानी कि 20 वॉट की पावर जनरेशन को ये माइनस का साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है विथ इसके मैग्नीट्यूड के साथ। अगला क्वेश्चन, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गिवन है, 4 रेजिस्टेंस इनको ज्वाइन किया गया पैरेलल में, ठीक है ना, और इनका जो वैल्यू है इक्विवेलेंट का वो कितना है, आर इक्विवेलेंट बराबर में 20 ओम है। तो करंट फ्लोइंग इनमें से अलग अलग 4 रजिस्टर्स में से कुछ इस तरीके से हैं 0.6, 0.3, 0.2 और 0.1। तो टोटल करंट कितना आएगा, सबको हम ऐड कर देंगे, तो 0.6 प्लस 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.1, 6 3 9 2 11 और 1 12, यानी कि 1.2 एम्पियर आ गया यहाँ पे करंट, है ना। तो यहाँ से टोटल वोल्टेज निकल आएगा, क्योंकि हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और टोटल करंट है। तो इस केस में टोटल जो अप्लाइड वोल्टेज है वो कितना होगा 20 इंटू 1.2,
तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 24 वोल्ट। 24 वोल्ट जो है वो कनेक्टेड है। अब सर्किट को हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते समझने के लिए। तो टोटल वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट है, और जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। 4 रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट करके रखी हुई है जी, कुछ इस तरीके से है। तो यदि हम बात करें इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू कितनी है 0.6 है। इसमें से जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 0.3 है। इसमें जो फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू 0.2 है। इसकी वैल्यू 0.1 है। अब खुद दिमाग लगाओ, हमारे पास वोल्टेज है, हमारे पास करंट भी है, तो सबके अक्रॉस वोल्टेज तो देखो सेम ही होना है। इसके अक्रॉस 24 वोल्ट इस पॉइंट पे रहेगा, 24 वोल्ट इस पॉइंट पे भी रहेगा, 24 वोल्ट इस पॉइंट पे भी रहेगा। तो क्या हम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते? तो इस केस में जो R1 रहेगा दैट इज इक्वल टू 24/0.6 है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 चौको 24 यानी कि 40 ओम। 40 ओम इसकी R1 की वैल्यू आ गई। R2 की बात करेंगे हम तो 24/0.3 आ जाएगी यानी कि 80 ओम आ गया यहाँ से। R3 की बात करेंगे हम तो 24/0.2 आ जाएगी यहाँ पे, तो कितना 120 ओम आ गया। और R4 की यदि हम बात करें तो 24/0.1 आ गया यानी कि 240 ओम इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 100 वॉट 100 वोल्ट का लैंप है, ठीक है, और इसकी जो इसको ऑपरेट हम कर रहे हैं वो 250 वोल्ट के अक्रॉस हम इसको सप्लाई के अक्रॉस ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसमें एडिशनल रेजिस्टेंस कितना हम कनेक्ट करेंगे सीरीज में जिससे कि ये सेफली ऑपरेट हो पाए, वो हमें कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी करवा चुका हूँ शायद, है ना। तो देखते हैं हम कुछ इस तरीके से, ये 100 वॉट हो गया और 100 वोल्ट का ही लैंप हो गया, है ना। इसके अक्रॉस हम जो वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं उस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 250 वोल्ट है। इसमें हमने एक सीरीज रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर रखा है क्योंकि 250 वोल्ट 100 वोल्ट से बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये अपने रेटेड वोल्टेज पे ही जो है ऑपरेट हो। तो RS हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी RS का हम यूज़ करें जिससे कि इसके अक्रॉस 100 वोल्ट का ही वोल्टेज अप्लाई हो। यदि हम सर्किट करंट की बात करें तो इसकी जो रेटिंग है इसी से सर्किट करंट डिसाइड होगी, दैट इज I इक्वल टू P/V दैट इज 100/100 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो जो करंट होगी सर्किट की वो कितनी होगी 1 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो करेगी। यदि हम बल्ब की रेजिस्टेंस की बात करें दैट इज इक्वल टू V²/P, तो V का वैल्यू कितना है 100 इंटू 100 और P का वैल्यू कितना है 100, यानी कि R का वैल्यू कितना आ गया 100 ओम आ गया, है ना। R का वैल्यू कितना आ गया 100 ओम आ गया। तो इसमें जो R है वो 100 ओम का ही है, 100 ओम का ही R है। और करंट हमें पता ही है 1 एम्पियर की, तो I बराबर में हम क्या करेंगे V/R से निकाल लेंगे। तो I 1 एम्पियर हमें गिवन है, V का वैल्यू 250 है, और यदि R की बात करें तो इसका जो R है वो 100 ओम है और इसका जो R है वो RS है। तो 100 प्लस RS ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, 100 प्लस RS यहाँ पे हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या बचेगा 100 प्लस RS इक्वल टू 250 और RS इक्वल टू कितना आ गया 250 माइनस 100 हो जाएगा यानी कि 150 ओम आएगा। तो जो सीरीज रेजिस्टेंस है या जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है या एडिशनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 150 ओम हो जाएगी, है ना। कितना आंसर आ जाएगा 150 ओम इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 3 रेजिस्टेंस हैं 30 ओम 15 ओम और 5 ओम की, इनको पैरेलली कनेक्ट किया गया है, तो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा वो किस हिसाब से होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये हमेशा जो सबसे लीस्ट वैल्यू का रेजिस्टेंस है उससे हमेशा कम होगा। हमेशा एक चीज याद रखो, सीरीज के केस में जो मैक्सिमम वैल्यू वाला रेजिस्टेंस है उससे ज्यादा इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी, और पैरेलल के केस में जो मिनिमम वैल्यू वाला रेजिस्टेंस है उससे भी कम वैल्यू इक्विवेलेंट की हमें देखने को मिलेगी। तो इसके लिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी भी रजिस्टर में सिल्वर कलर बैंड का अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसका टॉलरेंस कितना होगा, टॉलरेंस रेंज कितनी है, ठीक है। तो यदि हम बात करें गोल्ड की
तो इसकी टॉलरेंस वैल्यू ±5% है। यदि हम बात करें सिल्वर की तो इसकी जो टॉलरेंस वैल्यू है ±10% हो जाएगी। यदि हम बात करें नो कलर की, यानी कि कोई भी कलर अगर कोटेड नहीं है, तो उस केस में ±20% हो जाएगा। तो हमसे सिल्वर का पूछा है कलर बैंड, तो सिल्वर के केस में ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रजिस्टर इज यूज्ड फॉर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, यानी कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए हम किस तरीके की रजिस्टर का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेरिस्टर। वेरिस्टर एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है। इसका यूज ट्रांसमिशन लाइन में ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। यह एक नॉन लीनियर रजिस्टर है। जैसे ही वोल्टेज का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा तो वेरिस्टर एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा, जिससे कि जो एक्सीड या हाई अमाउंट का वोल्टेज है उसको ग्राउंड किया जा सके, ठीक है ना। और यदि नॉर्मल वोल्टेज कंडीशन में है तो उस केस में जो बैरिस्टर है वो हाई रेजिस्टेंस शो करता है ना। तो इस केस में बैरिस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम वीडीआर भी कहते हैं, वीडीआर यानी कि वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर यानी कि इस रेजिस्टेंस का ऑपरेशन ये ऑपरेटिंग होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करेगा टोटली वोल्टेज पे, इसलिए ये वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर है, ये वोल्टेज पे डिपेंड करती है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमसे फोर्स की यूनिट पूछी गई है एमकेएस सिस्टम में, तो इसकी यूनिट न्यूटन ही होती है। एमकेएस ऐसा ही लगभग सेम ही होता है। हमसे पूछा गया है रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन ए क्लोज सर्किट इज। अगर हम किसी भी क्लोज सर्किट में करंट और वोल्टेज और करंट का हम रेशियो देखें तो उस केस में ये हमेशा कांस्टेंट ही होता है, क्योंकि जो आर है ना, आर एक नियतांक है, आर एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू, तो फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम का रिलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू इनवर्स ऑफ टाइम। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है किसी भी रेजिस्टेंस का। तो मैंने बताया था अगर मेटल या कंडक्टर है तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा, यदि सेमीकंडक्टर है तो उस केस में वो क्या होगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इस केस में अगर हम देखें तो सिलिकॉन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ये सभी क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, क्योंकि ये सभी सेमीकंडक्टर्स हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है एक 50 वाट की इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब है, इसको कनेक्ट किया गया है 200 वोल्ट के सप्लाई से। तो हमें करंट कैलकुलेट करनी है, कितनी करंट फ्लो होगी बल्ब में से, और रेजिस्टेंस ही बताना है बल्ब का कितना होगा। तो यदि हम करंट की बात करें, करंट कितनी फ्लो करेगी, आई कैलकुलेट करना है हमें। तो आई इक्वल टू क्या होगा, पावर बराबर में वी इंटू आई होता है ना। तो आई बराबर में क्या होगा, पी अपॉन वी। तो पी कितना है, 50 है, और वी कितना है, 200 है। तो 1/4 यानी कि 0.25 एम्पियर जो है हमें करंट की वैल्यू मिल गई। आई का वैल्यू कितना आ गया, 0.25। यदि हम रेजिस्टेंस की बात करें बल्ब की, रेजिस्टेंस आर बराबर में कितना होता है, आर बराबर में होता है वी स्क्वायर अपॉन पी, है ना। तो वी का वैल्यू कितना है, 200 इंटू 200 अपॉन 50। तो 4 टाइम ये गया, है ना। तो 800 ओम ये आ गया यहाँ पे हमारा। तो ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमें एक फिगर गिवन है, इसमें C1 के अक्रॉस वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है। तो मान लिया C1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 है। तो कैपेसिटर के केस में जो वोल्टेज डिवीजन का रूल होता है ना, वो पैरेलल के केस में, जो रजिस्टर के केस में जो करंट होता है ना, करंट डिवीजन होता है उसके बराबर चला जाता है। कुछ इस तरीके से V1 बराबर में क्या होगा, V इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। तो V1 हमें कैलकुलेट करना है, टोटल वोल्टेज 300 है, C2 का वैल्यू 2 माइक्रोफैरड है ना, और C1 और C2 की वैल्यू 1 प्लस 2 हो गया, माइक्रोफैरड में ही है दोनों की दोनों वैल्यू। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 300 इंटू 2 अपॉन 3, तो इससे 100 बार ये कट गया और 200 वोल्ट हमें जो है वैल्यू देखने को मिल गई V1 की। तो इसके अक्रॉस जो V1 है उसके अक्रॉस 200 वोल्ट आ जाएगी वैल्यू, और इसके अक्रॉस 100 वोल्ट आ जाएगी, है ना। तो हमसे पूछा किसका था, V1 का पूछा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 200 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
हमें इक्वेशन गिवन है, इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। तो ओम्स लॉ की इक्वेशन क्या कहती है, R इक्वल टू V अपॉन आई, है ना। तो ये सही है, इसमें R और I को हमने चेंज कर दिया है, इसलिए ये भी सही है। लेकिन हमें नॉट फॉलो बताना है, ये तो दोनों फॉलो कर रहे हैं ओम्स लॉ को, हमें नॉट फॉलो वाला पे टिक करना है फाइनल। तो V इक्वल टू आई, ये भी फॉलो कर रहा है, जबकि ये फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमसे ऑप्शन में यही पूछा है कि कौन सा इक्वेशन ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ, इलेक्ट्रिसिटी किसका रूप है, तो एक एनर्जी का रूप है, यानी कि ऊर्जा का रूप है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम इज जनरली टर्म्स एज, यानी कि अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम है तो उनको हम आयंस कहते हैं। यदि पॉजिटिवली इलेक्ट्रिकल चार्ज है तो उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव आयन हो जाएगा, है ना। यदि नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव आयन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंडक्टर्स हैव स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि ये रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है। तो यदि हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। जब कंडक्टिविटी हाई होगी तो जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है ये कम हो जाती है ना। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें कलर कोड बताना है 47 ओम के लिए, है ना, और +-5% टॉलरेंस है। तो इस केस में अगर हम देखें तो ट्रिक होती है इसकी, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड और वाई, है ना। तो इस केस में हम देखें, ये ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, है ना, ग्रीन, ब्लू, वॉलेट, ये ग्रे है, ये ब्लू है, ये वॉलेट है, ये है ग्रीन, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें 4 चाहिए, 4 चाहिए। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है, दिखाता हूँ, देखो। ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 को करेगा, ये 2 को करेगा, ये 3 को करेगा, ये 4 को करेगा, ये 5 को करेगा, ये 6 को करेगा, ये 7 को करेगा, ये 8 को करेगा और 9 को करेगा। कुछ इस तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है। अब एक चीज बताओ, हम 4 देखना चाहते हैं, तो 4 कहाँ है, 4 बाय पे है। बाय का मतलब क्या है, येलो। तो चारों जगह येलो येलो मेंशन ऑलरेडी है। 7 की बात आती है तो 7 की जगह क्या है, वॉलेट है, वॉलेट। तो वॉलेट वॉलेट वॉलेट, तो इन तीनों जगह पे वॉलेट आता है लिखा हुआ, जबकि ये वाला ऑप्शन जो है पॉसिबिलिटीज की खत्म हो गई है ना, क्योंकि ब्लैक आ गया है इस पे। अब 47 हो गए। मल्टीप्लायर की बात करूं, 10⁻0 लेना पड़ेगा मल्टीप्लायर, यानी कि ये ब्लैक में चला गया, ये ब्लैक में चला गया। तो ये ब्लैक यहाँ बचा बस, अब सब कैंसिल हो गए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही है ना, क्योंकि गोल्ड टॉलरेंस तो +-5% तो गोल्ड दिखा रहा है, तो ये गोल्ड हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। अगला क्वेश्चन है, टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है किसी भी 240 वोल्ट एसी सप्लाई के लिए भारत में। तो जो टाइम पीरियड होता है, भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज, ये फिक्स है, ये फिक्स है। तो टाइम पीरियड कितना होगा, 1/50, दैट इज इक्वल टू 0.02, या इसको हम 20 मिली सेकेंड भी कह सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमें जो है टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन है, हमें करेक्ट ऑप्शंस को टिक करना है। तो पावर बराबर में क्या होता है, पावर बराबर में V इंटू आई, है ना, और आई का वैल्यू कितना होता है, Q अपॉन टी। तो वी आई इंटू टी जो है पावर का वैल्यू, ये सही होगा। तो पावर बराबर में क्या होगा, वी क्यू अपॉन टी, वी क्यू अपॉन टी। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब दो रजिस्टर को हम कनेक्ट कर रहे हैं सीरीज में तो टोटल रेजिस्टेंस 8 ओम है ना, यानी कि सिंपली ये बताना चाह रहा है। तो R1 प्लस R2 बराबर में कितना है, 8 ओम है। इसको इक्वेशन 1 मान लिया हमने। यदि हम उनको पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं तो इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 2 ओम आ रहा है निकल के। यदि हम उनको पैरेलल कनेक्ट करें, यानी कि R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 हम इसको कनेक्ट करें, तो इस केस में इसकी वैल्यू 2 ओम है ना। इक्वेशन सेकंड ये बन गई। अब इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन 1 पुट कर देंगे हम, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 की जगह 8 ओम कर सकते हैं हम, 8 ये हो गया और 2 ये हो गया। तो R1 प्लस R2 बराबर में कितना आ गया, 8 दूनी 16, 16 ओम आ गया। तो इक्वेशन थर्ड ये बन गई। तो हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड को सेटिस्फाई करना है ना। हमें क्या करना है, हमें ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, और जो ये वाली इक्वेशन है, इन दोनों को सेटिस्फाई करना है। पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं। 5 और 3 को जोड़ने पर 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन 5 और 3 का मल्टीप्लाई करने पर 16 नहीं मिल रहा हमें। तो
तो ये नहीं होगा। 6 और 2 दोनों ऐड करके 8 आ रहा है, लेकिन 6 और 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 16 नहीं मिल रहा है, तो ये भी गलत हो गया। यदि हम इसकी बात करें तो दोनों को ऐड करने पे हमें 4 और 4 8 मिल रहा है, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल रहा है, 16 भी मिल रहा है। तो इस केस में ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक 200 वॉट का बल्ब है और एक 100 वॉट का बल्ब है, और दोनों की रेटिंग 220 वोल्ट के लिए डिसाइड करी गई है ना, और इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो बताना है कि अगर यदि हम इनको 220 वोल्ट की एसी सप्लाई से कनेक्ट करें तो पावर कंज्यूम कितनी होगी दोनों के द्वारा। देखो एक बल्ब ये है, दूसरा बल्ब ये है, ये 200 वॉट का है, ये 100 वाट का है, और दोनों की रेटिंग 220 वोल्ट और 220 वोल्ट के लिए रेटेड है। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं कितना, 220 वोल्ट। तो मैंने आपको एक चीज अच्छे से बताई थी, एक चीज बहुत अच्छे से समझाई थी कि यदि दोनों साइड वोल्टेज सेम है ना सीरीज केस में, और सोर्स का ही वोल्टेज सेम है, तो जो टोटल पावर का फॉर्मूला होगा दैट इज इक्वल टू P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2, ये फॉर्मूला हो गया। इस केस में जो P1 का वैल्यू है वो 200 है, P2 का वैल्यू 100 है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 300 हो जाएगा। तो ये बचा, यानी कि 200/3, यानी कि 66.67 आ गया पावर का वैल्यू, 66.67, दैट इज ऑप्शन सी, 66 वॉट इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस हमें बतानी है कि किस तरीके से ऑप्टेन हम और कितनी वैल्यू की कर सकते हैं। यदि 50 ओम की रेजिस्टेंस प्रतीक की वैल्यू 0.25 या 1/4 ओम है, उनको कनेक्ट किया जाए। तो यदि स्मॉलेस्ट पूछा है, यदि लार्जेस्ट रेजिस्टेंस पूछे तो हम इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट पूछा तो हम इनको पैरेलली कनेक्ट करेंगे। तो पैरेलली कनेक्ट कैसे होगा, आर इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू आर अपॉन एन। तो आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, है ना, आर की वैल्यू कितनी है 1/4 है, मल्टीप्लाई करेंगे एन से, एन कितना है 50 है, तो 1/200 जो ओम है इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा जो है आर इक्विवेलेंट का वैल्यू सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि करंट किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब में ड्रॉप होती है 2% से, तो पावर कितने परसेंट से डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। तो एक चीज हमेशा याद रखना, पावर बराबर में क्या होता है I² इंटू आर। तो पावर को हम ऐसा लिख सकते हैं पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट का हम इसमें यूज करेंगे। तो इसमें क्या हो गया P2 अपॉन P1 इक्वल टू I2 अपॉन I1, ये हो गया यहाँ पे। और यदि I2 की बात करें इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² है, तो इस केस में जो I2/I1 है, तो मान लिया I2 यानी बात की करंट है, तो बात की करंट 2% हम कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, और I1 यानी कि पहली की करंट, इसको हम 100 से कर रहे हैं कंसीडर, और इसका स्क्वायर कर देंगे हम, इसको 2 से काट देंगे तो ये 49 बचेगा और ये 50 बचेगा। तो इस केस में हम P2 अपॉन P1 देखें अगर, तो 49 का स्क्वायर करेंगे तो 2401 आएगा, 2401 आएगा, लेकिन हम इसको 2400 ही लिख लेते हैं। इसकी बात करें तो इसका 2500 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब एक चीज बताओ, P1 में पहले जो पावर थी वो 25 थी, बाद में ये पावर घट के 24 रह गई है। तो जो परसेंट डिक्रीमेंट हुआ है ना, जो करंट का, सॉरी पावर का, वो कितना हुआ है। हाँ, तो जो परसेंट डिक्रीमेंट हुआ है पावर का वो कितना हुआ है, 2% करंट के कम होने से जो कितना परसेंट जो है पावर का डिक्रीज हुआ है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो परसेंट डिक्रीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखो ये वैल्यू घट रही है, P2 पे जाके घट रही है ना, नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव चल रहा है यहाँ पे। तो कितने का अंतर है, एक का अंतर है, एक हो गया, और कितने के बेस पे है 25 के बेस पे है। मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट के लिए 100 से, तो परसेंट डिक्रीमेंट कितना आ गया 4%, क्योंकि 25 चौका 100, तो 4% का हमें डिक्रीमेंट यहाँ पे टोटल पावर में देखने को मिलेगा, दैट इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक 25 वॉट 220 वोल्ट का बल्ब है और एक 100 वॉट 220 वोल्ट का बल्ब है, इसको पैरेलली कनेक्ट किया है 220 वोल्ट के साथ। तो इनमें से कौन सा बल्ब जो है वो ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा। तो देखो पैरेलल कनेक्शन है, जो सप्लाई वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, और यही वैल्यू दोनों की जो रेटिंग वोल्टेज है
उसके बराबर है। तो इस केस में जिसकी वाट रेटिंग ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ग्लो करेगा। तो 100 वाट का जो बल्ब है ये ज़्यादा ग्लो करेगा। अगला क्वेश्चन है, दो कैपेसिटर हैं, इनका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड है, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा जब इनको सीरीज में कनेक्ट किया जाए, है ना। तो 3 और 6 का हमें इसमें सीरीज निकालना है। तो इस केस में इसका आंसर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। कैसे? 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 18/9, है ना। तो 2 माइक्रोफैरड हमारा जो है सही आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, अगर लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया डबल कर दिया जाए तो नई रेजिस्टेंस जो है वायर की वो कितनी होगी? तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यदि हम कह रहे हैं हम दोनों को बढ़ा दें, यानी कि R डैश बराबर में रो डबल कर दें 2L अपॉन 2A, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो R डैश भी R के बराबर हो जाएगा, यानी कि कोई चेंज नहीं रहेगा, है ना, सेम चीज होगी दोनों। अगला क्वेश्चन है, हीट प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर इज टर्म्ड एज, तो इसको हमेशा ट्रू पावर कहते हैं ना, ट्रू पावर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, ये पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम। यदि आप चैनल पे नए, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इन फ्यूचर आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है।